हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल। तो ये इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ हम वापस आ गए हैं। और आपको मैं एक चीज़ कह दूं कि आप है ना, जो भी मतलब आ रही हैं चीज़ें, जैसे हिंदू आ रहा है, एक्सप्रेस आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ जजिंग जो चीज़ आ रही है आप उसको क्यों नहीं पढ़ रहे? ओके, तो ड्यू टू सम रीजंस आई गेस द हिंदू वॉजंट रिलीज एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड द GS स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम टुडे। सर अभी क्लास कंडक्ट कर ही रहे हैं और जो लोग अटेंड कर रहे हैं दे आर एंजॉइंग इट अलॉट। तो अगर आप भी अगर करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन इट, और इसकी लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आज डिस्कस किए जा रहे हैं। आई वॉज लिसनिंग टू द क्लास, आई वॉज देयर एज वेल। सो इज डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, व्हाट इज़ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। देन ही इज़ डिस्कसिंग सम टर्म्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड ऑटोक्थनी। तो कई चीज़ें मतलब काफ़ी लोगों के लिए एकदम नई थी। तो अगर आपको भी ये सब लग रहा है कि यू शुड नो एंड देन यू कैन ज्वाइन द क्लास। ओके, तो डिस्कस करते एडिटोरियल्स को स्टार्ट करते। पहले एडिटोरियल से लर्निंग फ्रॉम डिल्यूज। तो एक्चुअली में इस साल के जो आसाम में फ्लड्स हुए हैं उसके ऊपर आज 2 आर्टिकल आए हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज जो डिजास्टर्स वगैरह हैं उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एंड देयर आर केस स्टडीज एज वेल इन UPSC, है ना। तो आसाम फ्लड्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। अब यहाँ इन्होंने सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि इस साल जो ये फ्लड्स शुरू हुए हैं बे ऑफ बंगाल में, तो एक्चुअली में यहाँ पे 2 रीजंस की वजह से मतलब हुआ है ये स्टार्ट। और जो बे ऑफ बंगाल का खासकर मतलब इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है नॉर्थ ईस्ट के मानसून्स पे। तो ये 2 फिनोमिना कौन से थे? एक तो आपका था पैसिफिक ओशन का, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन में जैसे यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है एंड यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे एक फिनोमिना होता है दैट इज़ नोन एज लानीना, और एंड उसका अपोजिट होता है अल नीनो। तो अल नीनो तो आपको पता होगा फॉर ड्राई कंडीशंस। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन में ये दोनों चीज़ें होती हैं, अल नीनो एंड लानीना। सो लानीना इज फॉर गुड मानसून्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। इसके अलावा आपका इंडियन ओशन में एक फिनोमिना होता है दैट इज़ दी डायपोल। ओके, इंडियन ओशन डायपोल जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे इस बार जो था इंडियन ओशन डायपोल में ही जो इंडिया का कॉन्टिनेंट है और जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सॉरी जो पोर्शन है और जो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे उल्टी कंडीशंस। तो पॉजिटिव डायपोल कब होता है? जब इंडिया में वार्म कंडीशंस हो और ऑस्ट्रेलिया में कोल्ड हो, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है ना। और इसका उल्टा क्या होता है, नेगेटिव डायपोल कब हो जाता है? जब आपके ऑस्ट्रेलिया की तरफ में पूरी वार्म कंडीशंस और वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाए और इंडिया में ना हो। ओके, इसके अलावा जो वार्म एटमॉस्फेयर भी इस बार रीज़न रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म होता जा रहा है एंड देयरफॉर इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, है ना। तो इट लीड्स टू इंटेंस बाउट्स ऑफ रेन। तो ये फैक्टर्स आपको याद रखने हैं। और 2 चीज़ें इसमें हम देखेंगे आगे नेक्स्ट आर्टिकल जो आएगा, तो आप है ना इन पॉइंट्स को एक साथ लिख सकते हैं। ओके, और अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि कुछ हमको लेसन सीखने चाहिए जो अभी फ्लडिंग की जो साइकिल चल रही है, और कुछ जो जगहें हैं वहाँ पे उस लोकेलिटी के भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ के लिए यूनिक है। तो उन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी फ्लडिंग हो रही है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कई सारे ऐसे मेगा फ्लड्स हुए हैं पहले भी, मतलब आसाम में हुए हैं, पहली बार नहीं है। तो कुछ इन्होंने यहाँ पे ईयर्स भी बताए हैं कब कब हुए हैं। तो इनका कहना है ये जो मेगा फ्लड्स है कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा एकदम से रेनफॉल हो जाए, है ना, और क्रिटिकल एम्बैंकमेंट जो है रिवर एम्बैंकमेंट वो टूट जाए, तो उसकी वजह से भी एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है। लेकिन फ्लडिंग का आसाम में बहुत बड़ा रोल भी रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। और वो क्या रहा है, यहाँ का जो फ्लड प्लेन्स वाला रीजन है और जो आसाम की इकोलॉजी है वो इन फ्लड्स की वजह से ही हुई है। तो ये डिसरप्शन तो करते हैं, लेकिन इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिशेस भी आती हैं, और ये जो फ्लड प्लेन इकोसिस्टम है उसको रेजुविनेट भी करते हैं पूरा ब्रह्मपुत्र के लॉन्ग और काजीरंगा में भी, है ना। तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि मतलब लाइवलीहुड भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और जो हर साल है ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज,
है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेडिमेंट लेकर आती हैं ईस्टर्न हिमालय से और पूरे लैंडस्केप को थोड़ा वॉलेटाइल कर देती है। अब जो रिवर्स हैं और पूरा जो हाइड्रोलॉजिकल लैंडस्केप है वो कई तरीके से इंटरैक्ट करता है, तो उसका एक तरीका है रिवर बैंक इरोजन। तो इसमें मतलब फ्लड्स का मेन रोल होता है रिवर बैंक को इरोड करने में। क्या होता है, ये जो भी पानी होता है, रिवर्स का पानी होता है, उसको बहुत तेज़ी से रिलीज करते हैं फ्लड्स लैंड में, और जितने भी सेडिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं उसको पूरे फ्लड प्लेन में फैला देते हैं, है ना। तो ये जो डिपोजिशन है इसकी वजह से दो रिजल्ट्स हुए हैं इस तरीके के डिपोजिशन की वजह से। एक तो लोलैंड्स का लेवल बढ़ रहा है और दूसरा रिवर बेड्स को भी ये रेगुलरली एडजस्ट करते हैं, है ना। तो ये देखो एनवायरमेंटल रेगुलेशन को भी है ना ह्यूमन पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है, और एक तरीके से सही भी है। जैसे अभी जो डर है लोलैंड के सबमर्जेंस का, आप जो ये एडिटोरियल पढ़ते हो ना, इसका एक मतलब बर्ड आई व्यू भी देखा करो कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पे फ्लड्स का सिग्निफिकेंस भी बता रहा है कि असम में क्यों ज़रूरी है। वहाँ पे पहले से फ्लड प्लेन्स है, वहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, फिशिंग बढ़ती है, वहाँ का लोलैंड बढ़ रहा है, जहाँ बाकी जगह पे सबमर्ज हो रहा है वहाँ पे इन फ्लड्स की वजह से फिर वो बढ़ता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि चीज़ें जो है वो 20th सेंचुरी के बाद से बदलने लगी हैं, और खासकर जब से लैंडस्केप को डेवलप और इंजीनियर किया गया है ना। तो अब वही कंक्रीट आ जाएगा तो फिर जो लैंड की एबिलिटी है पानी को स्टोर करने की, उसको एब्जॉर्ब करने की, वो घट गई है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो सदर्न आसाम में सिलचर है और गुवाहाटी है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए थे, और शुरू से वैसे गुवाहाटी जो है वो एक लोलैंड रहा है। अब उस क्या है कि ये लैंड है गुवाहाटी और आसपास पूरे जो हिल साइड्स हैं वहाँ पे हिल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा होता है मानसून में। अब हालांकि नॉर्थ में गुवाहाटी के हमेशा से बहुत टर्बुलेंट रिवर बहती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे खूब सारे स्वैम्स, चैनल्स और ट्रिब्यूटरीज जो रहते थे वो उस प्लेस को हैबिटेबल बनाए हुए थे, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट खुद इस तरीके से था कि भले इतनी तेज रिवर बह रही थी, लेकिन स्वैम्स की वजह से वहाँ पे पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि वो हैबिटेबल था। लेकिन 20th सेंचुरी के बाद से वही बात है कि ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से ये जो नेचुरल फीचर्स हैं ये गुम होने लगे हैं, और जो वहाँ पे लोग हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होने लगे हैं, खासकर अब क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो एक तो हमने जैसे बताया एम्बैंकमेंट फेलियर्स, है ना। दूसरा एक और रीज़न है यहाँ पे, वो है कि डैम्स और रिजर्वायर्स को जिस तरीके से ऑपरेट किया जाता है। एक बहुत ही प्यारा यहाँ पे लिखा है इन्होंने सेंटेंस, ह्यूमन इंटरवेंशंस टू टेम रिवर्स, है ना। आप एक तरीके से अपने तरीके से पूरा नेचर को मोड़ रहे हो ना, आप टेम कर रहे हो रिवर्स को और स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हाइड्रोलॉजिकली डायनामिक लैंडस्केप है। वहाँ का लैंडस्केप इधर आसाम गुवाहाटी का बहुत डायनामिक है, वो चलता ही लैंडस्केप इसी से है, तेज बहती रिवर्स से फिर स्वैम्स उसको कंट्रोल करते हैं। आप उस पूरी चीज़ को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो ये भी जो रीज़न है इसकी वजह से भी यहाँ पे फ्लडिंग और वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है ना। और यही बात है कि आपको समझना होगा कि यहाँ की रीजन जो है उसकी जियोलॉजी वगैरह काफ़ी फ्रेजाइल है, और रेनफॉल पैटर्न्स बढ़ रहे हैं, हाई सीस्मिसिटी रहती है, और लैंडस्लाइड्स का डर हमेशा रहता ही है। ओके, इसके ऊपर अभी एक और आर्टिकल हम देखेंगे, वहाँ मैं आपको बस 2 कंसेप्ट और बताऊंगी इसी जो ये रेंज है उससे जुड़े हुए। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन डोज, ठीक है। तो एक इंटर मिनिस्टीरियल पैनल बनाया गया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट में उसने कुछ चेंजेस रेकमेंड किए हैं, और कुछ एक्स्ट्रा मतलब इसमें इसको स्ट्रेंथ भी दी है इस एक्ट को। तो कहा है कि जैसे प्रोटीन रिच फूड है ना, तो उसका इंक्लूजन लीगल मतलब मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्स, नट्स और लेग्यूम्स जो हैं वो मैंडेटरी होने चाहिए स्कूल और आंगनवाड़ी लेवल्स पे। अब पहले से आप बोलोगे कि चल रहा था, तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम और मिड डे मील स्कीम जो है वहाँ पे प्रोटीन रिलेटेड नॉर्म्स हैं, लेकिन फिर भी कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं करती हैं। आपको पता है कि एग्स कई लोग नहीं खाते हैं, तो इसलिए एग्स को सर्व नहीं किया जाता है, यानी प्रोटीन इंटेक कम रहता है। फिर तो अभी इन्होंने बताया कि केवल 13 स्टेट और 3 यूटीज़ में एग्स जो है वो मिड डे मील्स में दिए जाते हैं, और बिकॉज ऑफ फूड रिलेटेड सेंसिटिविटीज़। तो अब पैनल ने कहा है कि भाई अगर आप एग्स नहीं दे रहे हो ना, तो आप एक काम करो कि उन बच्चों को जो नट्स और सीड्स दिए जाते हैं उसमें भी प्रोटीन रहता है, आप उसको डबल कर दो ऐसे बच्चों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मतलब ये चीज़ भी बताइए कि जो अनीमिक बच्चे हैं 5 साल तक की एज वाले, उनका परसेंटेज 59 से बढ़ के 65% चला गया है इस नेशनल फैमिली
हेल्थ सर्वे 5 में। और इसके अलावा बच्चों, सभी बच्चों में, हर एज ग्रुप के बच्चों में जो है वो ओबेसिटी भी बढ़ गई है, तो जिससे ये समझ में आता है कि उनके ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने एक करेक्टिव सजेस्ट किया इस पैनल ने। इसने कहा अभी तक आप कैलोरी देख रहे थे ना, जो NFSA था उसमें आप कैलोरीज देखते थे, तो उसकी अप्रोच की जगह आप है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेकर आओ। आयरन, जिंक, विटामिन C, B12, फॉलिक एसिड, विटामिन A और विटामिन B2 को डाइट में लेकर आओ। और इसके अलावा ये भी सजेस्ट किया है कि जो आंगनवाड़ी और स्कूल है उनके पास में एडिक्वेट स्टॉक होना चाहिए कैप्सूल्स और विटामिन और मिनरल्स का। ठीक है, अब यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना, जेंटल स्टोरी टेलर और कुछ नहीं, तरुण मजूमदार ही पास्ड अवे, तो ये बंगाली फिल्म मेकर थे। ठीक है, तरुण मजूमदार। ओके, आगे आते हैं। सो यहाँ पे एक एडिटोरियल आया है, पुटिंग पॉलिसी टू द टेस्ट। तो एक्चुअली में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में CUET का आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही इसमें डिस्कस किया गया है। तो अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि NEP के जो कोर ऑब्जेक्टिव है हायर एजुकेशन का, इन्होंने बार बार रिपीटेटिवली 2 वर्ड्स का यूज़ किया है, वो है होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी। ठीक है, तो HME कहा है, यानी होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। फाइन। तो अब इन्होंने कहा है कि ये मतलब इसमें है ना, एक्चुअली आप ऊपर से देखो होलिस्टिक हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो, ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी अगर डिटेल्स में जाओ तो वो सही नहीं है। अब इसने कहा है कि HME के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने 3 रिफॉर्म्स बोले हैं। एक तो FYUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके बाद में फिर मल्टीपल एग्जिट एंट्री सिस्टम यानी MEES, और एक नेशन वाइड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम जिसमें क्रेडिट्स को स्टोर और ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब ये आर्टिकल में इन्हीं 3 चीज़ों का ये बताएंगे, मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज किया है। तो NEP के अगर आपको जैसे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं तो कॉन्स लिखने में इसमें से आप पॉइंट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा है एक एक करके देख लेते हैं। तो FYUP जो है 4 ईयर प्रोग्राम, तो इसमें कहा है कि जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो 3 या 4 साल की होगी, लेकिन इसमें ये कहा है कि एक प्रिफर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि वही है कि इसमें HME की बात की गई है ना। तो अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का BA भी देखो ना, तो वो 3 साल का प्रोग्राम होता है। और जहाँ तक अभी भी मतलब इंडिया की बात थी तो 3 साल का फॉर्मेट ही चल रहा था, है ना। तो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में बाहर भी वही चल रहा है। तो ये जो मतलब FYUP का आप नॉर्म लेकर आ रहे हो डिग्रीज के लिए, तो इसमें मतलब ये चीज़ सही नहीं है, एक तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया है ना। तो एक बात तो ये हो गई। अब सेकंड इन्होंने कहा है मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम। तो इसने कहा है कि FYUP से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, फिर भी इसको इसमें इंटीग्रेट किया गया है। तो अब इसमें 4 एग्जिट पॉइंट्स दे दिए हैं, और ये खासकर जैसे DU का इन्होंने बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि इसमें 4 एग्जिट पॉइंट्स रहेंगे हर साल के लिए और उसका खुद का क्रीडेंशियल होगा। तो मान लो कि अगर 1 साल में आप निकल रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल में निकल रहे हो तो डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 या 4 साल में निकल रहे हो तो आपको अलग अलग बैचलर डिग्री ही दी जाएगी। ठीक है, तो अब MEES का जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट है, उसका इसमें क्या मतलब, क्या है, एम क्या है? एक्चुअली में इसका एम है ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करना और फ्लेक्सिबिलिटी देना और कई सारे सब्जेक्ट्स की चॉइस देना, और साथ में क्रेडिट ट्रांसफर भी इनेबल करना कि अगर आप मान लीजिए आप लेटरल मूवमेंट करना चाह रहे हैं या फिर री एंट्री करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसने क्रिटिसाइज ये किया है यहाँ पे कि सबसे बड़ा फ्लॉ ये जो FYUP और MEES फॉर्मेट है ये है कि आप 4 अलग अलग कोर्सेज स्टडी के दे रहे हो, जिसके चारों के लर्निंग आउटकम अलग रहेंगे, पर आप उसके लिए एक सिंगल करिकुलम बना रहे हो। आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा। ओके, देखो आपने कहा कि 1 साल में निकलो तो सर्टिफिकेट है, दूसरे साल में निकलो तो डिप्लोमा है, तीसरे साल में निकलो तो डिग्री है, और चौथे साल में निकलो तो एक स्पेशल डिग्री आपको अलग तरीके की मिल रही है ना। तो कायदे से ये सब लोगों की जो मतलब एलिजिबिलिटी है या फिर जो फाइनल वो नॉलेज है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप एक सर्टिफाइड इंसान हो, अगर आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में उतना नॉलेज होना चाहिए। तो कायदे से 1 साल वाले का करिकुलम अलग होना चाहिए, 2 साल वाले का अलग होना चाहिए, 3 साल वाले का अलग होना चाहिए, और 4 साल वाले का अलग होना चाहिए, है ना। तो अब इनका कहना ये है कि आप सब चीज़ें जो एक जैसी कर दोगे तो उसमें पहले साल में कि सबके लिए सेम हो जाएगा, है ना, तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई है। अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो आप है ना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन।
तो अब इन्होंने कहा है कि आप जबरदस्ती किसी तरीके से इस फॉर्मेट में फिट करने की कोशिश कर रहे हो और इसका आउटकम, इसका नतीजा यही निकलेगा कि या तो है ना लंबे कोर्स चलेंगे जो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएंगे। भाई आप एक साल में या तो आपने बहुत ज़्यादा भर दिया बच्चों के, तो सेकंड थर्ड फोर्थ वालों के लिए भाई कुछ बचा ही नहीं है, तो जबरदस्ती का वो लंबा कोर्स चल रहा है डाइल्यूटेड फॉर्म में। या फिर लॉपसाइडेड शॉर्ट कोर्सेज हो सकते हैं, है ना, कि फर्स्ट वाले जो सर्टिफिकेट वाले हो गए, डिप्लोमा वाले हो गए, उनको छोटे छोटे से कोर्स करवा दी किसी तरीके से, तो वो उनके लिए किसी काम के भी नहीं रहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एनएसएसओ रिपोर्ट को इन्होंने ये बताया है, एक ऑफिशियल सर्वे से पता चला है कि जो 18 से 24 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें से 2/3 जो हायर एजुकेशन के लिए एनरोल करते हैं वो मतलब अभी उनको नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, जिसके कॉमन रीजंस बताए गए हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या फिर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़, है ना। तो घर का कोई डोमेस्टिक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, आप दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने लगे हो, या फिर आप फाइनेंशियली उतने सक्षम नहीं हो, है ना। तो अब इनका कहना है कि भाई आप मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट देके इन सब इशूज़ को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। आप ड्रॉप आउट कम करना चाह रहे हो, ड्रॉप आउट का रीज़न तो समझो क्या है। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर आप एक साल के सर्टिफिकेट वाले बच्चे को जो हाई स्कूल से निकला है, क्या आपको लगता है कि वो इतना फिर कमा पाएगा कि वो वापस री एंट्री या उसकी लेटरल एंट्री हो पाए, है ना। तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपका सिस्टम, इन्होंने इसलिए बोला है कि फ्लॉ है इसमें। और इनका कहना है, अब इन्होंने सजेशन भी दिया है कि इससे अच्छा डायरेक्ट मेथड ये होता है कि आप टारगेटेड स्कॉलरशिप्स देते बच्चों को जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, है ना। और तो बस इन्होंने कहा कि बस आप एक तरीके से रीनेम कर रहे हो कि ड्रॉप आउट ना बुला के उसको सर्टिफिकेट होल्डर या डिप्लोमा होल्डर कहा जाएगा। तो अब इनका कहना है कि आप मीनिंगलेस शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स जो दे रहे हो, इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि फैमिलीज जो है वो और जल्दी बोलेंगे ठीक है इसको सर्टिफिकेट तो मिल गया है, बस और आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हो गया, अब इसको मतलब शादी करवा दो, इसको नौकरी लगवा दो। तो फिर वही है कि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हटाओ, इसको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने फिर कहा कि इंडियन कंडीशंस में अगर देखा जाए तो एक बार अगर आप ड्रॉप आउट कर लेते हो तो वापस आपके पास में मतलब आपको रिटर्न करना एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब तक आपके पास में इतने इकोनॉमिक और सोशल रिसोर्सेज ना हो। अब इन्होंने तीसरी चीज़ जो है क्रेडिट ट्रांसफ़र के ऊपर, इसको भी पॉइंट आउट किया है कि ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र का जो ये चीज़ है ना, ये कहाँ से आई है। तो ये जो पैटर्न है एक्चुअली में यूरोप और OECD से ओरिजिनेट हुआ है और इसको मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स में बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया था। जैसे आप ये याद रख सकते हो अग्रीमेंट, जैसे बोलोना प्रोसेस है और लिस्बन है और लिस्बन डिक्लेरेशन, और अभी रिसेंटली एक इंचियन डिक्लेरेशन हुई थी, है ना। तो यहाँ पे इन सब जगहों पे ये क्रेडिट ट्रांसफ़र को प्रमोट किया जा रहा है। तो एक्चुअली में ये यूरोप में इसलिए प्रमोट किया जा रहा था क्योंकि यूरोप की प्रॉब्लम अलग थी। देर वॉज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन हायर एजुकेशन। अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल अलग है और इसकी वजह से यहाँ के सोल्यूशंस भी अलग और यहाँ के कंटेक्स्ट में होने चाहिए। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की अबाउट NEP। आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। आगे अब एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पे 2-3 कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, काफ़ी अच्छी बताई हैं। एक बताया है कराकल पाकिस्तान जो है उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पे अभी रिसेंटली है ना प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे और कई लोग मारे गए थे, तो उसके बारे में बताया है। और ये आप एरिया देख सकते हो, ये मतलब कजाकिस्तान है और यहाँ पे उज़्बेकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान का ही पार्ट है ये कराकल पाकिस्तान। ओके, सो दिस इज़ एन ऑटोनॉमस टेरिटरी और नीचे इसके तुर्कमेनिस्तान लगता है। फाइन, तो इस रीजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये कराकल पाक से जो वहाँ के लोग हैं उससे ये निकला है ये नाम कराकल पाकिस्तान, और ये एथनिक माइनॉरिटी है, करीब 2 मिलियन लोग हैं, इनकी लैंग्वेज भी कराकल पाक है। और ये जो वहाँ पे नदी है अमू दरिया, अरल सी के पास में ही ये अरल सी है ना आपका, इसके पास में ही एक नदी है अमू दरिया, तो वहाँ पे इन लोग सेटल हुए थे। उसके बाद में फिर जब सोवियत यूनियन से उज़्बेकिस्तान अलग हुआ था तो कराकल पाक ने भी उसको भी है ना रीस्टैब्लिश किया गया था एज रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान। और यहाँ पे इनको जो फिर उज़्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है ना, तो इनको भी एक अधिकार दिया गया था कि आप अगर वहाँ पे रेफरेंडम हो जाता है तो आपको अधिकार है सिसीड होने का, तो ये कराकल पाकिस्तान को दिया था। अब क्या हुआ था कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट आया था कि ये रेफरेंडम से सिसीड होने वाले राइट को हटा दिया जाए, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, पर अब इस चीज़ को, इस अमेंडमेंट को अबेंडन कर दिया गया है। ठीक है, अब
यहाँ पे क्यों मतलब लोगों में एक तो नेग्लेक्ट की भावना है, इसका रीज़न ये है कि पहले कराकल पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन था वहाँ का, और उज़्बेकिस्तान का, है ना, और अरल सी के पास में था। अरल सी वॉज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट सलाइन लेक, और इसके ऊपर काफ़ी न्यूज़ आ चुकी है, और ये यूपीएससी पूछ भी चुका है कि ये है ना मतलब बहुत तेज़ी से ये लेक है ना श्रिंक कर रहा है, तो इसकी वजह से आसपास का अरेबिल लैंड जो है यानी जो फर्टाइल लैंड था वो भी पूरा श्रिंक कर रहा है ना। तो अब 60s में क्या हुआ कि सोवियत गवर्नमेंट ने यहाँ अमू दरिया जो जिस नदी पे ये बसे हुए थे लोग, उसका पानी डाइवर्ट करना शुरू कर दिया आसपास के डेजर्ट रीजन को इरिगेट करने के लिए, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो सॉल्ट वगैरह था, सलाइन लेक था ना, पानी कम होने लगा, सॉल्ट की मात्रा बढ़ने लगी, तो इससे फिशेस वगैरह भी मरने लगी, है ना। तो इससे क्या हुआ कि कराकल पाकिस्तान भी पूरा उसका उस रीजन का डेजर्टिफिकेशन हो गया, और धीरे धीरे ये उज़्बेकिस्तान का सबसे गरीब रीजन बन गया है। और अभी यहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अगर देखा जाए तो वो वर्ल्ड का हाईएस्ट है, ठीक है। तो मतलब जहाँ सबसे फर्टाइल हुआ करता था वहाँ से वो अब बिल्कुल गरीब और वैसा डेजर्टिफाइड टाइप का हो गया है। नेक्स्ट इज अबाउट नैरोबी फ्लाइज। तो नैरोबी जो है वो कैपिटल है कीनिया का। अब लेकिन ये जो दिक्कत हो रही है इनकी वजह से स्किन इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो सिक्किम में हो रहे हैं। तो सिक्किम के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, जितने मतलब बच्चे, कई सारे 100 बच्चों का आया है कि वो जैसे ही इनके कॉन्टैक्ट में आए फ्लाइज के तो इनको स्किन इन्फेक्शन हो गया है। वैसे ही स्पीशीज ईस्ट अफ्रीका का नेटिव है, और नैरोबी फ्लाइज को कीनियन फ्लाइज या ड्रैगन बग्स भी कहते हैं। बीटल लाइक इंसेक्ट्स होते हैं, और ये 2 स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, पिडीरस एक्जिमियस और पिडीरस सैबियस, ठीक है। ये क्यों बता रही हूँ साइंटिफिक नेम, आपको लगेगा कि ये अननेसेसरी नॉलेज बॉम्बार्डमेंट, तो ये बॉम्बार्डमेंट नहीं है, डायरेक्ट साइंटिफिक नेम्स पूछे जाते हैं। और प्लांट्स वगैरह के तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पीशीज के भी अगर पूछ लेगा तो फिर आप मत बोलना कि नहीं पढ़ाया था, आपको इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। नैरोबी फ्लाइज का नाम है, और ये ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती है। यहाँ पे देख लो अच्छे से, इस तरीके की दिखते हैं। अगर कभी दिख जाए तो गलती से भी हाथ मत लगाना। क्यों नहीं लगाना है अभी बताती हूँ। तो ये ऐसी रीजन्स में थ्राइव करती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो। तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जो इंसेक्ट्स होते हैं ना वो पेस्ट को जो अटैक करते हैं और क्रॉप्स को बचाते हैं, तो एक तरीके से ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन अगर कभी ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो हार्मफुल हो सकते हैं। तो अब हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो नैरोबी फ्लाइज है ये काटती नहीं है, बाइट नहीं करती हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन पे बैठी हैं और अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो फिर वो अचानक से है ना एक काफ़ी पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से बर्न्स हो जाते हैं। इस सब्सटेंस का नाम याद रखना, PEDERIN, ठीक है, पेडेरिन। तो इसकी वजह से इरिटेशन होता है, लेजन्स होते हैं, और एकदम से मार्क्स आ जाएंगे या फिर स्किन में कलरिंग आ जाती है, ओके। पेडेरिन सब्सटेंस का नाम है और साइंटिफिक नेम है पिडेरस एक्जिमियस और पिडेरस सैबियस, ओके। और इससे पहले भी आउटब्रेक्स हो चुके हैं। तो इसका प्रिवेंशन क्या करना है कि अगर किसी इंसान पे आके बैठिए तो हल्के से उसको ब्रश ऑफ कर दो, उसको जरा सा भी डिस्टर्ब या टच मत करो। जहाँ पे भी उसको स्क्वेल्च किया यानी उसको वही कुचला वगैरह उसका कुछ भी करने की कोशिश करी तो आपको ही हार्म करेगा, बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज कर देगा, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था असम रेनफॉल के बारे में 2 कंसेप्ट और बताऊंगी, तो वो यहाँ पे है। जून में जो था ना, जून में एक्चुअली में इन्होंने कहा है कि वैसे रेनफॉल बहुत कम हुई थी एज कम्पेयर टू मतलब जो एवरेज रहता है, तो उससे कुछ यहाँ पे डेटा भी दिया है। इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन। ऑल इंडिया जून रेनफॉल जो थी इस साल वो 152 mm थी, और एवरेज जो रहता है वो 165 रहता है ना, तो इसलिए ये कम हुई है। तो अब इन्होंने बोला कि जून में क्या हुआ था कि जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन होता है MJO, अब इस कंसेप्ट को याद रखना, ये रेन बियरिंग ईस्टवर्ड्स प्रोपगेटिंग यानी ईस्ट की तरफ आती है, इंट्रा सीजनल सर्कुलेशन होता है ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। आपको पता है ट्रॉपिकल पे वैसे भी ईस्टर्लीज बहती है ना, तो ये ईस्टवर्ड्स प्रोपगेटिंग इंट्रा सीजनल सर्कुलेशन होता है ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में, ये रेन बियरिंग होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन ये बिल्कुल इस बार इंडिया में नहीं आया एंड इट वाज आउट ऑफ फेज। इसके अलावा एक एक्टिव रेनफॉल स्पेल हुआ था वेस्टर्न पैसिफिक रीजन या फिर ईस्टर्न चाइना का जो रीजन है ना वहाँ पे, तो जिसकी वजह से इंडिया में बारिश नहीं हुई। तो एक्चुअली में यहाँ पे बताया गया है कि ये इसको बोलते हैं मीयू फ्रंट। पहली बात तो ये याद रखना, MEI मीयू फ्रंट, ओके। तो मीयू फ्रंट जो है ना, या इसके साथ में मतलब यहाँ पे इंडिया का इन्वर्स रिलेशन चलता है। तो मान लो अगर नॉर्थ ईस्ट चाइना में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो इंडिया पे बारिश
कम पड़ती है, ठीक है। तो मीयू फ्रंट की वजह से भी कम हुई थी। और मेडन जूलियन ऑसिलेशन भी याद रखना क्या होता है, ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर में इंट्रा सीजनल सर्कुलेशन होता है, ईस्टवर्ड्स प्रोपगेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी टेम्पल के बारे में आया, हैदराबाद में है, तो बीजेपी भाग्यनगर की बात कर रही है, तो हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे। आई जस्ट टेल यू कि एक्चुअल में भाग्य लक्ष्मी टेम्पल जो है वो बीजेपी लीडर्स का मानना है कि भाग्य नगर से डिराइव हुआ है, जो कि हैदराबाद का ओरिजिनल नेम था। इसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। और एक्चुअली में जिस टेम्पल की बात की जा रही है, ये गॉडेस लक्ष्मी का एक टेम्पल है, जो कि चार मीनार के पास ही में है। और यहाँ पे इन्होंने, अब क्या चीज़ सही है क्या गलत है वो तो अब धीरे धीरे पता चलता है, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं और कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो यू नेवर नो। और अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि कोई भी डेफिनेटिव हिस्ट्री अभी तक नहीं पता है कि ये टेम्पल कैसे आया, लेकिन कम से कम 1960s से तो वहाँ पे है ही। और चार मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1591 में शुरू हुआ था, ये ज़रूर याद रख लेना। चार मीनार का कंस्ट्रक्शन 1591 में किसने शुरू करवाया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। और उनके है ना मतलब डोमिनियंस में प्लेग चल रहा था, तो प्लेग ख़त्म हो गया था, तो जिसको कमेमोरेट करने के लिए इन्होंने चार मीनार बनवाया था। अब अलग अलग बातें हो रही हैं कि मतलब मंदिर पहले से है, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे मतलब हटाओ, कोई कह रहा है मतलब उसको मंदिर को बहुत वो बनवाओ, प्रॉपर डेवलप करो। और बाकी कह रहे हैं कि वहाँ पे तो बस एक पिलर था चार मीनार को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको आपने सेफरन रंग दिया तो फिर वो मंदिर धीरे धीरे बन गया, और वो एनक्रोच कर रहे हैं। सो वही बात है कि रियलिटी क्या होती है वो अब कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। और दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।